हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर का वन शॉट होने वाला है। यानी जो हम वन शॉट पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, न्यूट्रिशन का वन शॉट हर एक चैप्टर का पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो है किस चीज़ का होने वाला है, हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो हमारा चैप्टर है उसका वन शॉट होने वाला है। चलिए एक एक करके एक एक चीज़ों को देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा, अगर उसको नहीं आपने देखा हुआ है तो जाके सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया गया है और वही चीज़ रिपीटेड आती हैं आगे, तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर शुरू से नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में शुरू से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नोट्स आपको अगर इसके चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या है, ठीक, यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता क्या है, कहते किसको है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ही पता चला क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तीन वर्ड आ रहा है, सबसे पहला है न्यूट्रिशनल यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, और उसके बाद में आ जाता है डेफिशिएंसी, मतलब कि कमी हो रही है, और डिसऑर्डर मतलब कोई उस कमी की वजह से कोई आपके सिस्टम में किसी आपके अंग में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक, यानी कई सारे डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप होता है और एक कंडीशन, ठीक, ग्रुप होता है डिसऑर्डर्स का, एक कंडीशन का एक ग्रुप होता है दैट अक्योर्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट, जो किसके कारण हो सकता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण हो सकता है, इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उसके कारण हो सकता है। ये सारे कारण आपके हो सकते हैं। ठीक, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वन और मोर इसेंशियल न्यूट्रिशन। ठीक, या फिर किसी एक आपका ऐसा वर्क हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें एक किसी जो आपका न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा आपको ज़्यादा जरूरत है, लेकिन वो आप उस मात्रा में कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उस मात्रा में इंटेक नहीं कर रहे, तो उससे भी हो सकती है। और ये क्या लीड करता है, इम्पेयर्ड बॉडी फंक्शन, और इसकी वजह से अगर आपके बॉडी में जैसे कि आपका कोई भी फंक्शन, बॉडी फंक्शन जो भी आपका सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, डिले हो रहा है, ग्रोथ में रिड्यूस हो रहा है, इम्यूनिटी वेरियस क्लिनिकल साइन दिख रहे हैं और सिम्टम दिख रहे हैं, तो यही होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यानी सबसे पहले न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता क्या है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिजीज होता है या कंडीशन होती है। क्यों होता है, अक्योर होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के कारण, पुअर न्यूट्रिशन के कारण, एब्जॉर्प्शन पुअर सही तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ वन आर मोर न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जा रहा है जो कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बॉडी फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो रहा है, फंक्शन सही से नहीं हो रही, कोई भी अंग नहीं सही से काम कर रहा, ग्रोथ नहीं सही से हो पा रहा है, हीलिंग नहीं सही से हो पा रही है, इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। सिंपल वर्ड में अगर इसी को कहा जाए तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर आर इलनेस, एक इलनेस होता है जो कि काज होता है जब बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट। ठीक, जो आपका शरीर है वो जितनी मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होता उतना अगर आपको नहीं मिल पाता है, इसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल ग्रोथ डिले होता है, डेवलपमेंट डिले होता है, या फिर हेल्थ में जो प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम। पीईएम क्या होता है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सॉरी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन, इसमें सबसे पहला हमारा आता है डिफिशियंसी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब आप लोगों को पता होगा, या तो अंडरवेट या तो ओवर, मतलब न्यूट्रिएंट या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, दोनों कंडीशन आपका माल न्यूट्रिशन में आती है। प्रोटीन एनर्जी है, मतलब नाम से ही पता चला कि प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन और एनर्जी दो चीजें है ना, कैलोरी और प्रोटीन की या तो कमी होगी या तो ज्यादा होगी, यही कंडीशन होगा। तो इसमें तीन चीजें आपकी आती हैं, क्वार्टर और मरासमत और क्वार्टर और मरासमत। ठीक, तो सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कई बार हम लोग दे चुके हैं, इसके पहले भी दो तीन चैप्टर में आप दे चुके हैं, पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर प्रोटीन वाले चैप्टर में भी हमने इसको देखा था, तो ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाएंगे क्योंकि कई बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक, कंडीशन डाइट अक्यूट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी, यानी एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी इन द डाइट में, और रिजल्ट करेगा फेलियर ऑफ ग्रोथ, लॉस ऑफ बॉडी वेट, मसल वास्टिंग, लोअर इम्यूनिटी होगा, इंक्रीज होगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, स्पेशली इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन। इसके बाद में हमारा आ जाता है
मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक, मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉब्लम का इसका। पी वन ऑफ द मोस्ट, ठीक, प्रोटीन एनर्जी मालफॉर्मेशन जो होता है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है, बहुत ज्यादा बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है डिसऑर्डर इन द डेवलपिंग कंट्री। और सबसे ज्यादा कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें तो नहीं दिक्कत है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, ठीक, तीन लोगों को सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, 5 साल से छोटे बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर का और प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक। इसके बाद में आपका आ जाता है मेजर कॉज ऑफ द चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक, मॉर्बिडिटी का भी और मॉर्टेलिटी का दोनों का काज आपका क्या होता है, चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों का काज आपका सबसे बड़ा कारण है, मेजर कारण में से एक आता है पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब आपका मॉर्बिडिटी क्या होता है और मॉर्टेलिटी क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में आप लोग आ चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्टेलिटी क्या होती है। दोनों को कमेंट करके बताइए कि दोनों क्या क्या चीजें होती हैं। एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, रिपीटेड इन्फेक्शन एंड द पुअर फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक, किसकी वजह से हो सकता है, किससे जुड़ा हुआ है, किसकी वजह से पीईएम सबसे ज्यादा होता है, पॉवर्टी की वजह से हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है, इन रिस्पेक्टेड इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साथ ही साथ में आपका पुअर फीडिंग प्रैक्टिस जो है इसकी वजह से भी पीईएम हो सकता है। कॉज ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कारण क्या है, ठीक, डाइटरी कॉजेज में आपका आ जाता है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, यानी इनएडिक्वेट मात्रा में आपका क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, कैलोरी ले रहे हैं, तो ये भी आपका डाइटरी कॉजेज में आ जाता है। अर्ली इम्प्रूव वेनिंग, ठीक, अर्ली और इम्प्रॉपर वेनिंग, ठीक, यानी वेनिंग सही से नहीं है, या फिर आपका जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो उसकी फैसिलिटी सही से नहीं है। इसके अलावा डायलूट या इनसफिशियंट फीड अगर सही से नहीं है तो भी आपका पीईएम होने का चांस हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण चाहे वो डायरिया हो गया, मीजल्स हो गया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यानी बच्चों में होने वाली जो सारी इन्फेक्शन डिजीजेज हैं, इन्फेक्शन डिजीजेज हैं, उनकी वजह से भी आपका हो सकता है। तो सोशियो इकोनॉमिक कार्य में आपका पॉवर्टी आ जाता है, सबसे बड़ा कारण होता है, जिससे कि सही मात्रा में न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से भी आपका कौशिक और मरासमस होने का चांस रहता है। इलिटरेसी, जानकारी नहीं है, ठीक, कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट किस चीज़ में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कितना एक बच्चे को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट का पर डे, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। लार्ज फैमिली साइज, ज़्यादा फैमिली साइज है लेकिन इनकम कम है, तो इसकी वजह से सही मात्रा में आप सभी न्यूट्रिएंट को सभी पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पुअर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। मैटरनल फैक्टर में आ जाता है माल नरिश्ड मदर हो जाए, या फिर लो बर्थ वेट हो गया, या शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग हो गया। शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ, दो बच्चे के बीच में जो गैप होना चाहिए वो सही नहीं है, कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, क्योंकि 2 साल तक तो बच्चे को आप फीड कराएंगे, ठीक, एक बच्चा 2 साल तक फीड करेगा, उसके बाद में 2 साल के बाद में फीड करने के बाद में 1 साल चाहिए माँ को रिकवर करने के लिए, उनके हेल्थ को फिर से मेंटेन करने के लिए, तब दूसरा बच्चा होना चाहिए। तो कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक, अब पीईएम का क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो 3 चीजें आ जाती है, मरासमस, क्वाशरकोर और क्वाशरकोर मरासमस, ठीक। मरासमस क्या होता है, इसको भी हम लोग कई बार देख चुके हैं, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, ठीक, यानी कैलोरी की, मेनली इसमें क्या होता है, कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है और सीवियर डेफिशिएंसी होती है। सर्व वास्टिंग एंड इमेसिएशन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद सीवियर वास्टिंग एंड इमेसिएशन, लेकिन इसमें एडिमा नहीं होता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एडिमा नहीं होता है। ओल्ड मैन अपीयरेंस, और ओल्ड मैन यानी जो बच्चा होगा वो बूढ़ों की तरह दिखेगा, मतलब उसकी झुर्रियां पड़ जाएंगी, ठीक, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चाइल्ड इज अलर्ट बट इरिटेबल, ठीक। अब क्वाशरकोर में क्या होता है, सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, वो क्या होता था, मरासमस क्या होता था आपका आपका होता था सीवियर एनर्जी डेफिशिएंसी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल पिटिंग एडिमा, ठीक, इसमें बाइलेटरल यानी दोनों तरफ हाँ बाइलेटरल दोनों तरफ आपका क्या होता है, पिटिंग एडिमा, यानी आपके पैरों में एडिमा होगा, ठीक। मून फेस होगा, फेस जो होगा मून के जैसा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मून के जैसा फेस दिखेगा, उसमें कैसा दिखता है, ओल्ड मैन के जैसा दिखता है। फैटी लीवर होगा, स्किन एंड हेयर चेंज होंगे। चाइल्ड इज एपथेटिक एंड लिथार्जी, ठीक, चाइल्ड कैसा दिखेगा, लिथार्जी दिखेगा, ठीक।
इसके बाद में हमारा आ जाता है मारास्मिक क्वाशोकोर। इसके क्या फीचर हैं? बोथ मारास्मिक और क्वाशोकोर के दोनों के फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। सीवियर वास्टिंग एंड एडिमा दोनों रहेगा, ठीक। एक में आपका वास्टिंग रहता है, एक में एडिमा रहता है, और आपका इसमें दोनों रहता है। वेरी हाई रिस्क ऑफ डेथ, और इसमें डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि डबल डबल कंडीशन के सिम्टम्स हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेट फॉर द एज, ठीक। इसमें आपका आ जाता है वेट फॉर एज, ठीक। अगर वेट जो है, इसमें क्या कहने का मतलब क्या है, अगर आपके एज के हिसाब से, आपका जितना एज है उसके हिसाब से आपका वेट नहीं है, तो आपका जो है उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में। अब मतलब अगर वेट फॉर एज, मतलब अगर आपको 20 किलो चाहिए आपकी एज के हिसाब से, और उसका अगर 71 से 80% तक आपका वेट है, मतलब आपका इसका अगर निकालने मान लीजिए वो आया 71%, आपका 18% के आसपास, 18 के आसपास है, तो आप ग्रेड 1 में आते हैं, ठीक। लेकिन अगर ग्रेड 2 में 60 से 70% के बीच में है, और अगर उसी वेट का 50%, मतलब आपको चाहिए 20 किलो आपका होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन 10 से 11 किलो ही है, तो आप किस में आ जाते हैं? ग्रेड 3 में आ जाते हैं। और अगर 10 किलो से भी कम है तो आप ग्रेड 4 में आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन है आईएपी का, आपका आईएपी का क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे? बेस्ड ऑन द वेट ऑन एज, यानी एज के आधार पर उसका वेट उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है पीईएम को, ठीक। डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन क्या है? डब्ल्यूएचओ दो ही चीजें क्लासिफाई करता है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक। मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, दो चीजों को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम के लिए, पूछ सकता है कि डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन बताइए, ठीक। तो आपका आ जाता है सबसे पहले मॉडरेट और एक्यूट। तो सबसे पहले देखते हैं सीवियर का आपका क्या होगा। तो सबसे पहले सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, कैरेक्टराइज बाय सीवियर वास्टिंग होगा, आपका जो है न्यूट्रिशनल एडिमा होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, वेरी लो मिड आर्म सरकमफ्रेंस, इसमें जो मिड आर्म, बच्चे का मिड आर्म यानी आर्म के मिड का जो आपका सरकमफ्रेंस होता है वो बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ रिक्वायर होगी अर्जेंट मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, अर्जेंट जो आपका क्या होता है मेडिकल और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की इसमें रिक्वायर होते हैं। क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसएएम, ठीक। यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है? ए चाइल्ड 6 to 59 मंथ है, यानी 6 मंथ से लेके जो 59 मंथ तक का बच्चा है डायग्नोज विद द सीरियस एक्यूट माल न्यूट्रिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट है। अगर इन तीनों में से आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इन तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, कोई एक भी अगर आपका प्रेजेंट है, तो मान लिया जाएगा आपका, तो आपका क्या मान लिया जाएगा कि आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, ठीक। वेट फॉर हाइट नहीं है, ठीक, या लेंथ जो है, वेट फॉर हाइट या लेंथ जो है आपका नहीं है, जितना चाहिए उससे 3 सेंटीमीटर है उससे कम है, ठीक। इसके अलावा आपका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है आपका 11.5 सेंटीमीटर से कम है, ठीक। 11.5 सेंटीमीटर से कम है, ठीक। इसके अलावा बायलेटरल पिटिंग एडिमा न्यूट्रिशनल ऑरिजिन, ठीक। अगर बायलेटरल पिटिंग एडिमा आ रहा तो भी आपका ये माना जाएगा क्या? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब आपका आ जाता है क्लिनिकल फीचर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की। तो इसमें सीवियर वेट लॉस होगा, मसल वास्टिंग होगा, ग्रोथ फेलियर होगा, लिथार्जी होगी, पुअर एपेटाइट होगा, यानी आपकी मसल्स जो है वो पतले होते चली जाएंगी, आपका वेट लॉस होगा, लिथार्जी होगी, पुअर एपेटाइट होगा। स्किन चेंज में क्या होगा? ड्राई या फ्लैकी पेली स्किन होगा, फ्लैकी पेंट होगा, ठीक, डर्मेटोसिस होगा इन क्वाशरकोर में, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है हेयर चेंज में क्या होगा? स्पार्स थिन हेयर होगा, लॉस ऑफ हेयर कलर होगा, इजिली आपका प्लकेबल हेयर हो जाएगा, ठीक, यानी जल्दी से बाल टूटने लगेंगे। इसके अलावा आपका फेस में मून फेस सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाशरकोर में, और आपका सनकिन आई जो है ये आपका मरासमस में, दोनों सिम्टम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मून फेस क्वाशरकोर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टार्ट फॉर द मीट लेग एंड फेस, ठीक, आपका लेग और फेस
एक साथ मिला ले जा रहे हैं, ठीक, ये चीज हो गया। बायलेटरल एंड फिटिंग, सॉरी, इसका मतलब होता है एडिमा में, ठीक, एडिमा में मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम फीट, जो आपका एडिमा स्टार्ट होगा फीट से स्टार्ट होगा और उसके बाद में लेग और फेस में भी आपका एडिमा होने लगेगा। बायलेटरल एंड फिटिंग होगा, जो भी एडिमा होगा बायलेटरल होगा और फिटिंग होगा। इसके बाद में अदर फीचर में आपका डायरिया, एनीमिया आ जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन आ जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया आ जाता है, हाइपोथर्मिया आ जाता है, ठीक। और टाइप ऑफ सीवियर जो आपका एक्यूट मालन्यूट्रिशन है, इसमें सीवियर वास्टिंग विदाउट एडिमा हो सकता है। अब इसके बाद में आपका आ जाता है मिक्स टाइप का, एक आ जाता है और एक आ जाता है एडमेटोसिस मालन्यूट्रिशन, ठीक, यानी एक मरासमस हो गया, एक मरासमिक क्वासिकोर हो गया, एक क्वासिकोर हो गया, ठीक। तीनों आपका वही है। अगर टाइप पूछा जाए तो टाइप में आपका क्या आ जाता है, सीवियर वास्टिंग विदाउट एडिमा आ जाता है, एडिमेटोसिस मालन्यूट्रिशन आ जाता है, मिक्स टाइप का आ जाता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है इसकी वजह से, यानी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक, कॉम्प्लिकेशन उसके क्या क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकता है, हाई मोर्टेलिटी इन अनट्रीटेड, अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकती है। अब समरी में वही चीजें कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें मरासमक क्वाशकोर और मरासमक क्वाशकोर होता है, ठीक। WHO ने इसको सीवियर एक्यूट में और आपका सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन और आपका सीवियर मॉडरेट मालन्यूट्रिशन में आइडेंटिफाई किया था, ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैनेजमेंट डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है, टू सेटिंग में, जैसे कि फैसिलिटी बेस्ड यानी हॉस्पिटल है और अगर कम्युनिटी बेस्ड पे है तो दोनों बेस पे हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, यानी घर पे भी हम कैसे सही कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल बेस्ड पे भी कैसे सही कर सकते हैं, ठीक, दोनों चीजें होती हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लेके जाएंगे उसको हॉस्पिटल में, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो उसको हम घर पे भी सही कर सकते हैं। पहले सबसे ट्रीट या प्रिवेंट करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को, 10 स्टेप आपके WHO ने इसके ट्रीटमेंट के लिए किए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, ट्रीट या प्रिवेंट करना हाइपोग्लाइसीमिया को, चेक करना ब्लड शुगर को, अगर 10% इफ लो गिव 10% ओरली या आईवी, ठीक, अगर लो है तो 10% देना है, ठीक। स्टार्ट फ्रीक्वेंट फीडिंग, ठीक, 2 to 3 आवर पे फीडिंग देना है, ठीक। इसके बाद में ट्रीट या प्रिवेंट करना है हाइपोथर्मिया को, इसके बाद में क्या, पहले हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, ये ट्रीट करना है, उसके बाद में हाइपोथर्मिया को ट्रीट करना है। कीप चाइल्ड वार्म, कंगारू मदर केयर देना है, ब्लैंकेट से बच्चे को, जो है बच्चा है तो उसको गर्म रखना है, अवॉइड करना है एक्सपोजर को। देखिए हाइपर थर्मिया नहीं दिया, हाइपोथर्मिया दिया, मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, ठीक। मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर रेगुलरली, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है ट्रीट या प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक, पहला हो गया ग्लाइसीमिया, उसके बाद हाइपोथर्मिया, इसके बाद में आपका क्या, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है। यूज करना है ORS को नहीं यूज करना है, रिसोमाल को यूज करना है, ठीक, रिसोमाल को यूज करना है, नॉट ORS, ठीक। गिव करना है ओरली आर वाई एनजी ट्यूब, ठीक, ये ओरली भी दे सकते हैं अगर है या फिर अगर उसको एनजी लगा हुआ है तो एनजी के थ्रू दे सकते हैं। अवॉइड करना है आईवी फ्लूइड अनलेस इन शॉक, ठीक, अब आईवी फ्लूइड तब तक नहीं देना है अगर जब तक पेशेंट शॉक में ना हो, ठीक। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, करेक्ट जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसका इम्बैलेंस हुआ उसको बैलेंस करना, पोटेशियम मैग्नीशियम जो भी चीजें देनी है उसके कंडीशन के हिसाब से उसके रिपोर्ट के हिसाब से देना है। ट्रीट करना है इन्फेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से स्टार्ट करनी है, अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है करेक्ट करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, चाहे वो विटामिन की हो, मिनरल्स की हो, तो इन सारी चीजों को करना है। आयरन इज नॉट गिवन इनिशियली, ठीक, शुरुआती में अगर उसको आयरन की डिफिशियंसी फिर भी नहीं देना है, क्यों, स्टार्ट आफ्टर स्टेबलाइजेशन, जब तक पर्सन स्टेबलाइज ना हो जाए तब तक आयरन नहीं देना चाहिए, ठीक। जिंक हुआ, मल्टीविटामिन हुआ, ये सारी चीजें देनी है। स्टार्ट करना है कंटिन्यूअस फीडिंग, ठीक, कंटिन्यूअस फीडिंग उसको स्टार्ट करना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग देनी है। इसके बाद में हमारा आ जाता है अचीव करना है कैचअप ग्रोथ, ठीक, कैचअप ग्रोथ शिफ्ट करना है या 100, ठीक, डाइट पे इंक्रीज करना है कैलोरी और प्रोटीन को। क्यों कैचअप ग्रोथ को, क्योंकि रिहेबिलिटेशन फेज में आ गए हैं तो धीरे धीरे ग्रोथ के लिए अब हमको एक पहले तो स्टेबल करना था पेशेंट को, उसके बाद में उसको ग्रोथ के लिए हमको क्या करना है, अच्छी उसके ग्रोथ जिससे कि वो नॉर्मल अपने कंडीशन पे आ सके, अपने कंडीशन मतलब एक बार तो सबसे पहले तो स्टेबल करेंगे पेशेंट को, अगर पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा,
हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जब पेशेंट स्टेबल हो गया तो अब ध्यान देंगे कि उसका ग्रोथ कैसे हो सके। प्रोवाइड करना है सेंसरी स्टिमुलेट एंड इमोशनल सपोर्टिव प्ले थेरेपी देनी है, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग करवानी है अगर छोटा बच्चा है। इसके अलावा काउंसिल केयर गिवर, अगर छोटा बच्चा है तो उसको काउंसिल, उसके जो माता पिता है उसको क्या करना है, काउंसिल करना है कि कैसे उसको हैंडल करना, प्रिपेयर करना फॉलो अप एंड डिस्चार्ज के लिए, ठीक, न्यूट्रिशनल एजुकेशन वगैरह देनी है। मैनेजमेंट मॉडरेट पीएम हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, इसको घर पे भी दे सकते हैं क्योंकि मॉडरेट है, इतना सीवियर नहीं है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े पेशेंट को। इसके अलावा ट्रीट करना है इन्फेक्शन को, ठीक, डिवार्मिंग, ठीक, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और रेगुलर ग्रोथ मॉनिटर करना है, ठीक। इसके बाद प्रिवेंट करना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रॉपर इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन फीडिंग, ठीक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा बच्चा है, टाइमली कंप्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक, अगर 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको जितना भी कंप्लीमेंट्री फीडिंग मिलना चाहिए टाइमली उसको देना है। इसके अलावा कंटिन्यू करना ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर तक, ठीक। कोई भी बच्चा है अगर तो मदर को इंश्योर करना चाहिए कि 2 साल तक के बच्चे को उसका ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, ठीक, यानी कम से कम अगर बच्चा 2 साल तक का हो जा रहा है तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिले, साथ ही साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसकी धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक। बैलेंस डाइट, एडिक्वेट कैलोरी और प्रोटीन होना चाहिए। इंक्लूड करना है सारे जो आपके फूड ग्रुप्स हैं उनसे, चाहे वो आपका मिल्क ग्रुप हो गया, एग हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। यूज करना है लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशन फूड को, ठीक, उस समय जो सीजनली अवेलेबल हो, लोकली अवेलेबल हो उसको यूज करना है, ठीक। प्रिवेंट करना है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन कंट्रोल से रोकना है, इससे कहते हैं इम्यूनाइजेशन से, ठीक, इम्यूनाइजेशन बच्चे का करो, अर्ली ट्रीटमेंट करो, अगर बच्चे में कोई भी दिक्कत दिख रही है तो अर्ली ट्रीटमेंट करो। डायरिया हुआ या फिर और भी कोई दिक्कत हुई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर से आप लोगों को पता है कितनी सारे डिजीजेस फैलती हैं, तो सेफ वाटर का भी यूज करना जरूरी है। गुड सैनिटेशन एंड हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक, जब मदर प्रेग्नेंट हो रही है तब से लेके उसके बाद में जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तब तक उसके न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाहिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टाइम पे, ठीक। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, बस स्पेसिंग होनी चाहिए, यानी 2 बच्चों के बीच में आराम से 3 साल से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। न्यूट्रिशनल एजुकेशन में एजुकेट मदर एंड फैमिली, करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस, अवॉइड करना है फूड टैबूज को, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आईसीडी जैसे हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक, पोषण अभियान हो गया, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम हो गया, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम के थ्रू जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना कि इसके क्या फायदे हैं, इस फ्री में सरकार दे रही है तो इसका लाभ उठाइए। रोल ऑफ नर्स इन पीईएम एंड एसएएम, ठीक, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में नर्स का रोल क्या होता है, असेसमेंट रोल होता है। सबसे पहला तो जो कम्युनिटी पे आपके नर्सेज होती हैं, जो कम्युनिटी लेवल पे होती हैं, सब सेंटर पे, सीएससी पे, पीएससी पे, उनका काम होता है असेस करना, मेजर करना, रेगुलरली मॉनिटर करना, वेट को, हाइट को, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को, इसके अलावा आपका हो गया चेस्ट सर्कमफ्रेंस को, इन सारी चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन बच्चे में कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहले अगर सीवियर नहीं है तो उसको इनिशियली उसी टाइम पे सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना और उसको फूड डाइट प्लान प्रोवाइड कराना उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसके सोशियल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। अगर सीवियर केस है तो उसको रिफर करना हॉस्पिटल में, ठीक। इसके बाद क्लासीफाई करना पीईएम है कि एसएएम है करेक्टली, उसके बाद मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, साथ ही साथ में असेसमेंट के बाद में थेराप्यूटिक केयर एडमिनिस्टर करना है, थेराप्यूटिक फीडिंग, ठीक, अगर हॉस्पिटल में है, ठीक, मेंटेन करना फीडिंग शेड्यूल को हॉस्पिटल में पेशेंट की मेंटेन करना, प्रिवेंट करना हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया को, गिव प्रिस्क्राइब मेडिसिन और जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको प्रोवाइड करना है पेशेंट को। इसके अलावा मॉनिटर रोल, डेली वेट मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना फॉर कॉम्प्लिकेशन के लिए, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, वॉच फॉर द एडिमा एंड रिडक्शन, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, टीच मदर अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बैलेंस डाइट, इसके अलावा हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक, ये हो गया आपका हेल्थ एजुकेशन। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट में क्या करना है, इंकरेज करना मदर चाइल्ड बॉन्डिंग को, रिड्यूस करना है केयर गिवर के एंजाइटी को, ठीक, क्योंकि केयर गिवर भी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटिवेट करना है फैमिली को और राइट प्रैक्टिस क्या चीज़ें हैं, हाइजीन को ऐसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना। सप्लीमेंट्री फीड क्या देना है बच्चे को। प्रिवेंटिंग रोल में क्या आ जाता है, इम्यूनाइजेशन टाइम टाइम पे होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड रखना नर्सों की जिम्मेदारी होती है जो कम्युनिटी में
आपका क्या होती हैं, प्लेस्ड होती हैं। ठीक, इसके अलावा ग्रोथ मॉनिटर करना बच्चे का, अर्ली रिफरल एट द रिस्क चिल्ड्रन, अगर जिसको ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सीवियर है उसके लिए क्या करना है, अर्ली उसको रिफर करना है हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है। ठीक, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है। फॉलो अप एंड रेफरल इंश्योर करना है, रेगुलर फॉलो अप रेफरल सर्विसेज केसेस टू एनआरसी। ठीक, इसके अलावा होम विजिट एंड कॉम्प्लेन चेक। ठीक, इसके बाद कंक्लूजन में आ जाता है आपका ये सारी चीजें। इसके बाद चाइल्डहुड ओबेसिटी आती है अगली डिजीज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बाद में हमारा अगला जो डिजीज आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सॉरी चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बच्चों में जो ओबेसिटी हो रही है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन व्हिच ए चाइल्ड हैज एक्सेसिव बॉडी फैट ड्यू टू द लॉन्ग टर्म इनटेक मोर कैलोरी देन द बॉडी नीड, लीडिंग टू द ओवरवेट एंड हेल्थ प्रॉब्लम। सिंपली क्या कहते हैं, व्हेन द चाइल्ड weight is much higher than normal to their age and height, it is called the child obesity। यानी जब बच्चे का जो वेट है वो क्या हो रहा है, उसके एज के हिसाब से, उसकी हाइट और वेट उसके एज के हिसाब से ज़्यादा हो रही है, तो उसी को क्या कहते हैं, चाइल्ड ओबेसिटी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसका कारण क्या क्या हो सकता है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। डाइटरी कॉजेज में आपका आ सकता है फिजिकल इंटेक या इनएक्टिविटी आ सकती है, फैमिली एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स भी आपके आ सकते हैं। ईटिंग जंक फूड, चिप्स हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, हाई इंटेक ऑफ शुगर ड्रिंक एंड स्वीट्स हो गए, ईटिंग फास्ट फूड फ्रिक्वेंटली, ओवर ईटिंग एंड लार्ज प्रोटीन। ठीक, ये सारी चीजें आपकी किस में आ गई, कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, यानी बच्चा आपका फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो भी कारण आपका किसका हो सकता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी का। ठीक, ठीक, तो आपका चाहे डाइटरी काजेज हो गया, चाहे फिजिकल इनएक्टिविटी होगी। ठीक, इसके अलावा आपका फैमिली एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर भी आपका ओबेसिटी में पता ही है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डाइटरी कॉजेज में आपका क्या आ सकता है, ईटिंग जंक फूड जैसे चिप्स हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, हाई इंटेक आपका शुगर ड्रिंक स्वीट्स हो गए, ईटिंग फास्ट फूड हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, सारी चीज़ें आ जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटी में यानी बंदा जब एक्टिव ही नहीं है तो उसका ओबेसिटी, अगर एक्टिव भी नहीं है और ज़्यादा कैलोरी ले रहा है तो इससे ओबेसिटी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो रहा, मोबाइल टीवी गेम से सारी चीज़ें ज़्यादा देखा है, नो रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है। फैमिली एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर में क्या आ जाता है, ओबेज पेरेंट हो गया। ठीक, अगर पेरेंट ही ओबेज है तो ये आपका फैमिली फैक्टर यानी हेरिडिटी में आ जाते हैं। अनहेल्दी फैमिली ईटिंग हैबिट है, ठीक, लैक ऑफ रूटीन मील्स है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। इसके अलावा हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल ईटिंग हो गया, बॉर्डम ईटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप किया जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में रेयर होता लेकिन हो सकता है हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, और कुछ मेडिकेशन जैसे कि आपका स्टेरॉइड की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या होती है, फिजिकल साइन में आपका जाता है एक्सेस ऑफ द फैट अराउंड द एब्डामन। ठीक, ज़्यादा मात्रा में फैट हो जाता है आपके एब्डामन के अकॉर्डिंग, फैट फोल्ड ऑन नेक आर्म थाई। ठीक, कितनी सारी जगहों पे फैट फोल्ड हो जाता है। ब्रीथलेसनेस ऑन द माइल्ड एक्टिविटी। ठीक, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या आ जाता है, अर्ली टायर्डनेस आ जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है। ठीक, इसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या आ जाता है, लो सेल्फ स्टीम आ जाती है, पुअर बॉडी इमेज आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, सोशल आइसोलेशन आ जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाती हैं। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स में आपका आ जाता है बीएमआई इज कैलकुलेटेड। असेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक, असेसमेंट में आपका बीएमआई लेंगे, ग्रोथ चार्ट लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, इतनी सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है बीएमआई। बीएमआई में क्या आ जाता है, बीएमआई पहले भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेट एंड हाइट। ठीक, तो आपका बीएमआई इज कंपेयर्ड विद द एज एंड सेक्स स्पेसिफिक चार्ट। ठीक, यानी बीएमआई जो हमारा एज और सेक्स के हिसाब से बना हुआ उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। बीएमआई 95% क्या होता था, अगर बीएमआई ज़्यादा है या फिर बराबर है तो इस 95% केसेस में ओबेसिटी काज करता है। ठीक, ग्रोथ चार्ट में वेट फॉर एज है कि नहीं है, हाइट फॉर एज है कि नहीं है, बीएमआई फॉर एज
है कि नहीं है। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फैट आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो गए, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। इसके अलावा डाइटरी एंड एक्टिविटी हिस्ट्री में वही टाइप ऑफ फूड, कैसा फूड ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो ओबेसिटी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर डाइटरी फाइबर से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, ठीक, एग्स लेंगे, ठीक, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेटेड रिच फूड नहीं लेंगे, ज़्यादा फैट रिच फूड नहीं लेंगे, तो चांस कम रहेगा आपके क्या होने का, ओबेज होने का, ठीक। फ्रीक्वेंट आप जंक फूड होगा, फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितनी है, अगर इनएक्टिव रह रहा है फिजिकली रूप से तो भी आपका आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, डाइटरी ओबेसिटी में आपका क्या आ जाता है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, रिड्यूस जंक फूड होना चाहिए, इंक्रीज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, लिमिट शुगर ड्रिंक होना चाहिए, रेगुलर मील टाइमली होना चाहिए, ठीक। फिजिकल एक्टिविटी में आपका आ जाता है एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी डेली, यानी रोज कम से कम 60 मिनट का आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए और कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। आउटडोर गेम्स जरूर खेलने चाहिए, वॉकिंग, साइकिलिंग या स्पोर्ट जरूर खेलने चाहिए, ठीक। और स्पोर्ट्स में आपका आउटडोर स्पोर्ट होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा हमारा आ जाता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, जिसमें आपका रिड्यूस करना है स्क्रीन टाइम को 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे को तो नहीं देखने देना चाहिए, टाइम स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, एडिक्यूट स्लीप होना चाहिए, यानी 8 से 7 घंटे की आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी ही चाहिए मिनिमम। इसके अलावा फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक, फैमिली का भी ध्यान होना चाहिए कि बच्चा कैसा ग्रोथ कर रहा है और उस पर नज़र होनी चाहिए, उसकी एक्टिविटी कैसी है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आपका आ जाता है इंकरेज करना पॉजिटिव बॉडी इमेज को, अवॉइड करना टेस्टिंग एंड पुनिशमेंट को, मोटिवेट एंड काउंसलिंग, मेडिकल मैनेजमेंट में आपका ट्रीट एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक। मेडिसिन आर रेयरली यूज, ठीक, मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा किया नहीं जाता, मेडिसिन बहुत कम यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेने से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम चेंज हो जाते हैं। सर्जरी नॉट रिकमेंडेड इन द चिल्ड्रन, ठीक, चिल्ड्रन में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बहुत ही रेयर केस में आपको ओबेसिटी के लिए किसकी जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत होती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, सबसे बढ़िया तरीका है कि हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज और एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। जैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट होना चाहिए, होममेड फूड होना चाहिए, वाइट फास्ट फूड होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन साइज होना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज होना चाहिए, आउटडोर प्ले होना चाहिए, स्कूल स्पोर्ट होना चाहिए, लिमिट स्क्रीन टाइम होनी चाहिए, ठीक, जैसे लेस टीवी एंड मोबाइल यूज होना चाहिए, इनकरेज एक्टिविटी हॉबीज होनी चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें होती है, यानी एक्टिविटी को बढ़ाइए और अच्छे खाने, डाइटरी फाइबर्स अपने डाइट में यूज कीजिए, कैलोरीज कैलकुलेट करके खाइए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें। फैमिली रोल, पेरेंट आर रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक, पेरेंट भी जब फॉलो करेंगे तभी बच्चे फॉलो करेंगे, उनको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हेल्थी लाइफ स्टाइल एट होम, ठीक, यानी 60 से मिनट तो मिनिमम कहा गया है, कम से कम 2 घंटे का रोज फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक, कम से कम 5000-6000 कदम रोज चलो तो थोड़ा काम बने। इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नर्सिंग वालों को तो इसे चलने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कब क्लास लग जाती है कब ड्यूटी लग जाती है पता ही नहीं चलता, दौड़ते ही रह जाते हैं। इस टीचर के पास असाइनमेंट लेके जाओ, उस टीचर के पास असाइनमेंट लेके जाओ, दिन भर चलना। 5000 क्या, हमको लगता है 15000 कदम हो जाता होगा। इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होने चाहिए, स्कूल पे हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, बच्चों को हैबिट डलवानी चाहिए। उनको कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं कि आपको पर डे आपके बच्चे का जो टिफ़िन है वो चेंज होना चाहिए, यानी पर डे क्या होना चाहिए, बच्चे के टिफ़िन का जो आइटम है वो चेंज होना चाहिए, एक जैसा खाना रोज़ नहीं लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे उनको बैलेंस डाइट मिल सके। रोल ऑफ नर्सिंग इन चाइल्डहुड ओबेसिटी, रोल ऑफ नर्सेज क्या है चाइल्डहुड ओबेसिटी में। तो ऐसे पहली बात तो है कि कम्युनिटी में जो भी नर्सेज हैं उनका काम है असेस करना वेट हाइट, वो सारी यही सारी चीज़ें, ठीक, उनको मेजर करना हाइट वेट बीएमआई, आइडेंटिफाई करना कौन सा बच्चा वो भी है, उसके बाद उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, हेल्थ एजुकेशन देना है, कैसे अगर किस लेवल पे ओबेसिटी है उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान करके बताना है, उनको एजुकेट करना है कि कैसे एक्सरसाइज बढ़ा के इसको ओबेसिटी को कम किया जा सकता है, क्या चीज़ें रिड्यूस करनी है, अपने खाने में क्या चीज़ों को शामिल करना है, इस सारी चीज़ों को एजुकेट करना, टीच करना है चाइल्ड एंड पेरेंट अबाउट द हेल्दी डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज को गाइड करना है, लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में, काउंसलिंग रोल में आपका मोटिवेट करना है चाइल्ड को, ठीक, और फैमिली को दोनों को प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट और रिड्यूस करना है स्टिग्मा एंड फियर को, ठीक, स्टिग्मा और फियर को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है रोल में ग्रोथ मॉनिटर के लिए स्कूल हेल्थ एजुकेशन, ठीक, ये सारी चीज़ें रोल क्या है नर्सों के रोल। अब तो स्कूल हेल्थ रोल भी आ जाता है, स्कूल हेल्थ नर्स का भी रोल आ जाता है। एक मिनट इंपॉर्टेंट का
हेलो। हेलो। हाँ, तो इसके बाद आ जाता है रेफरल रोल। ठीक, तो रेफरल रोल में क्या आ जाता है, रेफर टू डॉक्टर एंड न्यूट्रिशियन इफ नीडेड, फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद काउंसलिंग आपकी आ जाती है। विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में हमारा क्या जाता है, विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डिजीज दैट अक्योर ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर विटामिन इन द डाइट, डिस्टर्बेंस नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक, विटामिन डिफिशियंसी में आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं, विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आपका आ जाता है डिजीज डेट अक्योर लैक ऑफ वन आर मोर विटामिन, यानी आपका एक विटामिन की भी कमी हो सकती है, कई सारे विटामिन की भी कमी हो सकती है। तो उसकी वजह से फंक्शन, ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपके विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आ जाती है। ठीक, विटामिन आर ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, आयरन आर रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट है। ये आपको एनर्जी नहीं देता, लेकिन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होता है, आपके कई सारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इसके बाद हमारा आ जाता है causes of vitamin deficiency, inadequate intake of vitamin rich food, poor absorption due to the diarrhea and intestinal disorder, increased requirement during growth, pregnancy and illness, कुकिंग मेथड। ठीक, अगर जो है आपका जो कुकिंग मेथड है वो नहीं सही है, इसके अलावा ओवर कुकिंग हो रहा है, डिस्ट्रॉ। ठीक, तो उससे क्या होता है, विटामिन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। पोवर्टी या लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज है तो ये तो हर एक चीज़ में काज होता ही है। ठीक, टाइप ऑफ विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, अब टाइप में इसमें यही है कि विटामिन ए का क्या डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, विटामिन बी का क्या डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, विटामिन सी का क्या डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन ए, ठीक, मेंटेन करना नॉर्मल विजन को कीप करना, आई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी करना, इंप्रूव करना इम्यूनिटी को हेल्प करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काज करना, लाइक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क को रिकरेंट इन्फेक्शन और माल एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स में आपका आ जाता है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ आई हो सकता है, बाइटोल्ट स्पॉट्स हो सकता है। ठीक, अरे बाइटोट स्पॉट्स हो सकता है। ठीक, स्पॉट्स हो सकते हैं। इसके बाद ड्राई रफ स्किन हो सकता है, इंक्रीज इन्फेक्शन हो सकता है। मैनेजमेंट में विटामिन ए का सप्लीमेंट देंगे, डाइट में विटामिन ए रिच फूड इंक्लूड करेंगे, चाहे वो आपका कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया। ट्रीट करेंगे इन्फेक्शन को, प्रिवेंशन में विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। ठीक, बैलेंस डाइट, हेल्थ एजुकेशन। ठीक, इतनी सारी चीज़ें देंगे। इसके अलावा विटामिन बी की डिफिशियंसी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाते हैं, विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, सॉरी विटामिन B1, B2, B3, B4 से लेके आपका 8 तक जो भी आता है। डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होता है विटामिन बी का, बेरी होता है, थायमिन इसको कहते हैं, राइबोफ्लाविन इसको कहते हैं। ठीक, और आपका विटामिन सी, विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नाइसिन कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। ठीक, 3D सिम्टम इसके होते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक, ये पूछा जा सकता है कि विटामिन में 3D सिम्टम्स दिखते हैं, तो आपका विटामिन B3 में, ठीक, B3 और 3D। ठीक, याद रखिएगा, डर्मेटाइटिस ये सारी चीज़ आपकी होगी। विटामिन B6 में आपका क्या आता है, पायरिडॉक्सिन। इस सिम्टम्स क्या होते हैं, एनीमिया होगा, नर्व डिसऑर्डर होगा। B12 आपका इंपॉर्टेंट है, एनीमिया हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, सेंसेशन हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है। काजेज क्या हो सकती है विटामिन डिफिशियंसी में, पुअर डाइट हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, और माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती है। मैनेजमेंट में बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट हो सकता है, डाइट रिच इन होल ग्रेन, पल्सेज, मिल्क, एग, मीट हो सकता है। प्रिवेंशन में बैलेंस डाइट हो सकता है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन हो सकता है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद विटामिन सी डिफिशियंसी में आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ विटामिन सी, वुंड हीलिंग, हेल्थ गम्स एंड टीथ। ठीक, हेल्थी गम्स एंड टीथ। इसका इंप्रूव इम्यूनिटी, हेल्थ, आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके आ गई। इसके अलावा अगर डेफिशिएंसी डिजीज में आपका स्कर्वी हो गया, ठीक, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। साइन एंड सिम्टम, ब्लीडिंग गम्स होगा, आपका लॉस ऑफ टीथ होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगा, जॉइंट पेन होगा और फटीग होगा। ये चीज़ें विटामिन सी की डिफिशियंसी से आती हैं। ठीक, मैनेजमेंट में विटामिन सी सप्लीमेंट होना चाहिए, सिट्रिक फ्रूट आप यूज कीजिए, चाहे वो आपका नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ठीक, लेमन और नींबू एक ही चीज़ है। ग्रीन वेजिटेबल्स यूज कीजिए। इसके अलावा प्रिवेंशन में फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अवॉइड करना है, ओवर कुकिंग को। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी में आपका क्या जाता है, हेल्प करना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट को, प्रिवेंट करना बोन डिफॉर्मिटीज को। डेफिशिएंसी डिजीज में क्या जाता है, रिकेट्स हो गया, ठीक, चिल्ड्रन में, ऑर्थोमलाइसिस हो गया, एडल्ट में। साइन एंड सिम्टम में
बो लेग्स हो गया, डिले टीथिंग हो गया, बोन पेन हो गया और वीक मसल्स हो गया, इतनी सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। मैनेजमेंट में विटामिन डी सप्लीमेंट हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया, सनलाइट एक्सपोजर विटामिन डी से मिलता है, ठीक। इसके अलावा आपका आ जाता है रेगुलर सनलाइट डाइट विथ मिल्क एग यॉल्क फिश, ठीक, विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद रोल ऑफ नर्स क्या होता है विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में, ठीक, यानी नर्सों का रोल क्या होता है विटामिन डिफिशियंसी, वही सारी चीज़ें असेसमेंट करना, थेरेपेटिक केयर देना, हेल्थ एजुकेशन देना, उस सारी चीज़ों में वही एक चीज़ चलने वाला है, ठीक, वही एक चीज़ आपका चलने वाला है। असेस करना साइन क्या है डिफिशियंसी का, इसके अलावा डाइटरी हिस्ट्री क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन द चिल्ड्रन, थेरेपेटिक केयर में एडमिनिस्टर करना या देना विटामिन सप्लीमेंट, मॉनिटर करना रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है ट्रीटमेंट का, हेल्थ एजुकेट करना, ट्रीट अबाउट द विटामिन रिच फूड क्या कौन से हैं, प्रॉपर कुकिंग मेथड क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आप सनलाइट के बारे में बताना विटामिन डी के लिए, प्रिवेंटिव रोल, ठीक, सपोर्ट करना नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को, ठीक, प्रमोट करना बैलेंस डाइट और कम्युनिटी अवेयरनेस, फॉलो अप एंड रिफरल, ठीक, ये सारी चीज़ें आप किया जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक, मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या होता है आपका मिनरल्स की कमी हो रही है और वो क्या कर रहा है इनएडिक्वेट इनटेक की वजह से हो रहा है, पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है, साथ या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ एसेंशियल मिनरल्स की वजह से, जो कि आपका रिजल्ट क्या काज कर रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, ग्रोथ प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिजीज, ठीक। when the body does not get enough minerals, iron, iodine, calcium, zinc, health problem occur, ठीक। इसके अलावा आपका होगा वाई मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट, मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड बोन पे, नॉर्मल नर्व्स एंड मसल फंक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में, इम्यूनिटी एंड ग्रोथ में, ठीक। काज ऑफ द मिनरल डिफिशियंसी क्या होता है पुअर डाइट होता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है, इंक्रीज नीड होता है, ब्लड लॉस होता है, पुअर्टी एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। इसके अलावा कॉमन मिनरल्स डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या आता है आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गया, ये भी आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है काज करता है, ठीक। आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, ठीक। फंक्शन क्या है आयरन का फॉर्मेशन करना, हीमोग्लोबिन जो कि सबसे बड़ा फंक्शन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का, ठीक, और एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं लो इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड का कम इनटेक करना, ठीक, क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, हुकवार इन्फेक्शन हो रहा है, इंक्रीज नीड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड। इसके अलावा आपका हो गया साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है पहला पेल स्किन हो सकता है, फटीग एंड वीकनेस हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है आयरन सप्लीमेंट आ जाता है, ठीक, यानी आयरन रिच डाइट आ जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, पल्सेज आ जाते हैं, लिवर्स आ जाते हैं, एग आ जाते हैं, ट्रीट कार्जन में आपका डिवार्मिंग आ जाता है, ठीक। इसके अलावा आपका प्रिवेंशन में क्या आ जाता है आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट आ जाती है, डिवार्मिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बैलेंस डाइट आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आ जाती है प्रिवेंशन में, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपका मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए, सॉरी आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए। अब आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर से आपका ग्वाइटर होता है, ठीक, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से फंक्शन क्या है प्रोड्यूस करना थायराइड हार्मोन को, नॉर्मल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका। इसके अलावा आपका क्या होता है कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन ऑफ नॉन आयोडीन आयोडाइड सॉल्ट, ठीक, सॉरी कंजप्शन ऑफ नॉन आयोडाइनाइज सॉल्ट, ठीक, यानी आयोडीन अगर नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, साथ ही साथ आयोडीन पुअर सॉइल एरिया अगर है तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक। डिसऑर्डर में क्या आ जाता है ग्वाइटर आ जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन आ जाता है, ठीक, सीवियर कॉजेज में आपका आ जाता है ये चीज़, ठीक। इसके बाद में साइन एंड सिम्टम में आपका क्या आ जाता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर का सोइलिंग होगा नेक पे, ठीक, घेंगार होगी इसको कहते हैं ग्वाइटर, स्लो ग्रोथ होगी, पुअर इंटेलिजेंस होगा इन चिल्ड्रन, फटीग होगा, ठीक। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है आयोडीन सप्लीमेंटेशन आ जाता है, यूज ऑफ आयोडाइनाइज्ड साल्ट आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर आ जाता है। प्रिवेंशन में क्या आ जाता है यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाता है। इसके अलावा हमारा आ जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या आ जाता है फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्या है वही बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट में और क्या करता है मसल कंसंट्रेशन में हेल्प करता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आपका कैल्शियम, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ कई बार आप लोग इसके फंक्शन हो गए काजेज हो गए पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। काजेज क्या हो सकता है लो इनटेक मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, पुअर एब्जॉर्प्शन है, इसकी वजह से आपका काज हो सकता है। साइन एंड सिम्टम इसके क्या क्या होंगे अगर डिफिशियंसी होगी बोन पेन होगा, मसल क्रैम्स होगा, डिलेड ब्रीथिंग हो इन चिल्ड्रन होगी और फ्रैक्चर हो सकता है इसकी वजह से, ठीक। इसके अलावा आपका आ जाता है डेफिशिएंसी डिजीज में रिकेट्स आ सकता है, ऑस्टियोमाइलिस आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आता है। मैनेजमेंट में क्या होगा कैल्शियम सप्लीमेंट हो सकता है, विटामिन डी सप्लीमेंट हो सकता है,
ठीक, सप्लीमेंटेशन होता था, कैल्शियम रिच फूड होता था, मिल्क, क्रूड और चीज़, रागी, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसके अलावा हमारा आ जाता है प्रिवेंशन में बैलेंस डाइट आ जाता है, सनलाइट एक्सपोजर आ जाता है, एडिक्वेट विटामिन डी इनटेक आ जाता है। जिंक डेफिशिएंसी में क्या आ जाता है, फंक्शन ऑफ जिंक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये सारी चीज़ों की दिक्कत होती थी। काजल में क्या आ जाता है, पुअर डाइट आ जाता है, रिकरेंट डायरिया आ जाता है, माल एब्जॉर्प्शन आ जाता है। इसके बाद साइन एंड सिम्टम में क्या आ जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा, डिलेड वुंड हीलिंग होगी, लॉस ऑफ हेपेटाइट होगा, इतनी सारी चीज़ें आ गई। मैनेजमेंट, जिंक सप्लीमेंटेशन आ गया, जिंक रिच फूड जैसे पल्सेज हो गए, नट्स हो गए, मीट हो गया, होल ग्रेन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। प्रिवेंशन में एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो गया, जिंक सप्लीमेंटेशन इन डायरिया हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ जाती हैं। रोल ऑफ नर्स इन मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, फिर वही चीज असेसमेंट करना, थेरेप्यूटिक केयर देना, हेल्थ एजुकेशन करना, वही सारी चीजें नर्सों का रोल है, वही सारे काम करना, असिस्ट करना है, उसके बाद में थेरेप्यूटिक केयर देनी है, फिर हेल्थ एजुकेट देना है अबाउट द मिनरल्स रिच फूड कौन कौन से होने वाले हैं, प्रिवेंटिव रोल क्या, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको सपोर्ट करना है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में जो भी सप्लीमेंट आपको घर घर मिल रहा है, आपकी आशा दे रही हैं, या फिर आपके जो भी सब सेंटर था वहाँ पे मिल रहा है, उसको जाके लीजिए, फॉलो अप एंड रेफरल केयर में, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इतना था आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ठीक, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर इतनी थी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऐप से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।